हेलो एवरीवन, वेलकम टू JK इंस्टीट्यूट। देखिए, पिछली क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था अपने हाई स्कूल का। चैप्टर नंबर 4 अपने NCERT के अकॉर्डिंग है, जिसे हम बोल रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है ना। अब इस पर हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जनरल बातें रखी थी कि भाई साहब हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अब बेसिकली हम पिछली क्लास से कुछ चीज़ें रिलेट करें तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग लेक्चर देख सकते हो। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है, तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा हर तरफ। ठीक है, तो उसको भी आप जाकर देख लो, जहाँ पर हम लोग अच्छे अच्छे लेवल्स की बात कर रहे हैं। जो मेरे पास थ्योरीज वगैरह होते हैं, किस तरीके से मेरे पास रिएक्शंस होती हैं, कैसे मुझे रिएक्शंस को समझना है ना, ये बहुत ही अच्छे से अपन लोगों ने सब कुछ कर रखा है। ठीक है। पिछली क्लास में हमने ये यहाँ तक समझा था कि जो अपना ये चैप्टर है ना, बेसिकली केमिस्ट्री के उस पार्ट से डील कर रहा होता है जहाँ पर हम पढ़ रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। बार बार मैं ये बात कह चुका हूँ कि मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री होती है, मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है एंड अपने को एक ऑर्गेनिक वाला पार्ट करना होता है। तो जितना भी कार्बन एंड इसके कंपाउंड्स हैं, इसका जो मेरे पास पार्ट है ना, वो किससे रिलेट कर रहा होता है, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट से। ठीक है। पिछली क्लास में हमने 2-3 टॉपिक्स और पढ़ा। हमने ये देखा और हमने ये समझा कि भाई साहब कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं। ठीक है ना। हमने ये बात रखी थी कि पीरियोडिक टेबल में मेरे पास बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है। हम जानते हैं कि S ब्लॉक मेरे पास है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स मेरे पास हैं। लेकिन अकेले कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, लगभग मिलियंस में, 10 मिलियन से भी ज़्यादा। एंड डे बाय डे मेरे पास कार्बन्स के कंपाउंड्स मिलते ही जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने एक बात और रखी थी कि अकेले कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहा है जितना कि कार्बन को छोड़कर और एलिमेंट्स नहीं बना पाते हैं। ठीक है। तो इसका रीज़न हमने एक देखा कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन की कार्बन से ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। और एक पार्ट हमने और समझा कि जितने ही मेरे पास कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं ना, है ना, जो कार्बन की स्टडी हम करने वाले हैं, कार्बन के बेसिकली कंपाउंड्स की जो स्टडी करने वाले हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हम इस पर और डिटेल से आते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं एंड किस तरीके से मेरे पास शुरुआत हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना। तो हमने ये देखा कि कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से मेरे पास कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो अपनी चर्चा जो थी हमारे पास, जो हमारा डिस्कशन था, वो हम पिछली क्लास से रिलेट करते हुए आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है। और आगे चल के बहुत ही अच्छे लेवल पे हम लोग कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को समझेंगे, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चंस करने में आसानी हो और आसानी से आप लोग 95 प्लस कर जाओगे। ठीक है ना। 95 प्लस इस चैप्टर को लेके, है ना, जितना भी पार्ट्स अपन लोग कर रहे हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है ना। इतने डेप्थ में हम लोग चीज़ों को, एक एक चीज़ को हम लोग ना बहुत ही स्ट्रेसफुली समझेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आया था। ठीक है ना। क्योंकि इस वाले पार्ट से हम लोग पहली बार हाई स्कूल में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, हाई स्कूल में ही हम लोग फेमिलियर होते हैं एंड यहाँ पे हम एक एक पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, सब कुछ स्ट्रेसफुली समझेंगे, ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था। ठीक है। तो हम बात करते हैं। तो आप देखो ज़रा, यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें ना, तो कई सारे पार्ट्स की हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना, तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट वे में अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए हमें ना एक चीज़ रिक्वायरमेंट है। कल हमने भी ये बात रख ली थी कि मुझे ना वैलेंसी का आइडिया होना चाहिए। वैलेंसी का मतलब अभी तक सिर्फ अपने लिए इतना ही है कि कोई भी एलिमेंट्स कितने, कोई भी एटम मेरे पास कितने एटम से कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि मुझे पता है कि ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। इससे पहले भी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन इस तरीके से ना 4 लोगों से कनेक्ट होगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है हम लोग आगे चल के समझेंगे। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट कि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है सर, है ना। अभी तो हम लोग एंट्री लेवल की बात कर रहे हैं, है ना। आप लोग के लिए सब कुछ नया है, तो हम लोग एक एक चीज़ पे थोड़ा सा स्ट्रेसफुली बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता था क्या कि कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड बना ले, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसके रीजंस हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं, है ना। फिलहाल मुझे अब ये समझना है
क्या सर ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4 है ना। तो ये आप ऐसे मैनर में लिखो या फिर इस पैटर्न में लिखो, या फिर इसी को सर मैं क्या ऐसे लिख दूँ, क्या ऐसे लिख दूँ, है ना, ऐसे लिख दूँ, दिख रहा है 1 2 3 4। कहने का मतलब मेरा क्या है कि मेरे पास 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। इसका लुक चेंज हो सकता है। लुक के कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि अभी ना बेसिकली हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं ना। बेसिकली अपन लोग अगर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं सर, 4 वैलेंसी के साथ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लुक चेंज होने पे ना मेरे पास एलिमेंट चेंज नहीं होगा। ये कुछ वैसा ही है कि आप इसे इस तरीके से देखो, या फिर ऐसे देखो, या फिर ऐसे देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, ऊपर से नीचे से, कहीं से भी देखो, तो ये वाइट चौक ना वाइट चौक ही रहने वाली है। तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो अच्छा, मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस चैप्टर के लिए हाइड्रोजन की वैलेंसी सर 1 होती है। इसका मतलब ना जब भी हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट से लगा होगा तो वो एक सिंगल बॉन्ड से ही लगा होगा, ठीक है। तो इसमें बस इतनी पॉसिबिलिटी। हम अभी वो एलिमेंट्स लिख रहे हैं जिनका कि मुझे इस चैप्टर में यूज़ है ना। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त कितना यूज़ करना है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है ना। ये बात हमने कल भी कर रखी थी, थोड़ा सा हम लोग और भी इसको हम इलेबरेट करें। आप देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 मतलब कि वो इस तरीके से कनेक्ट होगा। ऑक्सीजन पे 2 वैलेंसी हो सकती है, ऐसे लगा हो, ऐसे हम शो कर सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है। इस बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड के बाद मेरे पास कोई और एलिमेंट लगा होगा, ठीक है ना। तो ओ आप ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे दिखाओ, ठीक है ना, या फिर ओ को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो कुल मिला जुला के बात इतनी है कि मुझे 2 वैलेंसी दिखनी चाहिए, ठीक। इसका हम लोग भरपूर यूज़ करेंगे अभी आने वाले चैप्टर्स में। एंड आप देखो ना, इसके बाद जो अपना इस चैप्टर में यूज हो सकता है वो है नाइट्रोजन। इसकी वैलेंसी 3 होती है, मतलब कि ना नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मतलब कि वो कैसे इस तरीके से लग सकता है, ठीक है ना। या फिर आप देखो 3 तो रखना है ना। अभी मैं आगे छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आगे हो सकता है कि कोई और एलिमेंट लगा हो सकता है, कार्बन लगा हो सकता है मेरे पास नाइट्रोजन खुद लगा हो, ठीक है। तो अभी तो मैं इसका लुक दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है। देखो 3 वैलेंसी रखनी है ना, मतलब कि नाइट्रोजन आगे चल के ना हमारी ज़िंदगी में उसकी फ़ोटो ऐसे भी दिख सकती है, या फिर कैसे हो सकती है सर, या फिर तो आप ऐसा कर लो, ये कर लो, है ना, डबल 1 2 3, मतलब कि मेरे पास 3 बॉन्ड लगे होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ मुझे आगे चल के दिखने वाली है, सही है। आप देखो और तो सिंपल इतना यूज़ होने वाला है। एंड एक हमने और देखा था उसको, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है, फ्रेश है, हम बोलते हैं एक्स, है ना। एंड ऐसे सिंगल बॉन्ड से शो कर देते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्स का मतलब क्या है ना, इस एक्स का मतलब है हेलोजन। इस एक्स का मतलब क्या है ना, इस एक्स का मतलब है हेलोजन, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में भी कर रखा है कि सर जी हेलोजन का मतलब क्या है ना, इसका मतलब है फ्लोरीन, है ना। एक्स को हम बोल सकते हैं फ्लोरीन, या फिर क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन, या फिर आयोडीन, ठीक है। तो सिंपल एक्स का मतलब क्या हमने समझा कि जब भी हमारे पास ऐसा आएगा ना, फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, या फिर आयोडीन आ जाए, तो इसे हम बोल रहे होते हैं हेलोजन। अच्छा, इनकी वैलेंसी 1 होती है, तो इसका मतलब ये कभी अगर फ्लोरीन लिखा होगा ना तो उसके सामने ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। या फिर मेरे पास क्लोरीन लगा होगा तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड होगा, सही है। या फिर ब्रोमीन होगा, या फिर है ना आयोडीन होगा। तो जब भी हम लोग हैलोजन्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड से लगा होगा। कहने का मतलब क्या है कि इनकी भी सिंगल वैलेंसी है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मुझे अगर वैलेंसी का आइडिया है तो हम लोग चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं अपना। इस चैप्टर में और डिटेल से बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और एलिमेंट हम लोग का नहीं यूज़ होने वाला है, ज़्यादातर यही वाले मेरे पास एलिमेंट्स यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो पहली क्लास में हमने ये भी बात की थी कि जितना हम समझेंगे हमारा जो मेन मोटिव होगा वो चीज़ों को समझने पे होगा, ठीक है ना। और जो भी मैं बोर्ड्स पे लिखूँगा उसको आप ये चीज़ आपको कॉपी करते रहनी है, ठीक है ना। और जो मैं समझा रहा हूँ ना, अगर इसमें आपको कुछ लिखने लायक लगता है कि कुछ अच्छी बातें हो गई हैं तो उसे आप लोग अपनी शब्दों में, अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना आप करें, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी और डिटेल चर्चा से, ठीक है ना। पहले आप इतना कॉपी कर लो, इतना आप नोट कर लें, ठीक है। तो सही है। तो इतना हमने समझा
अब सर आते हैं कुछ और नई नई बातों पे। ठीक है, तो एक बात थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि ये चैप्टर थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ रहे हैं डिटेल से। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल की हम बात करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत चीज़ें नहीं गिवन है, लेकिन हम चीज़ों को समझने के लिए ना अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा बहुत है ना डिटेल से पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि लेक्चर थोड़े बहुत नंबर ऑफ़ लेक्चर्स मेरे पास ज़्यादा हो जाए। देखिए, दो बातें हैं, अगर नंबर ऑफ़ लेक्चर्स को मैं कम करूँगा तो सारी वीडियो लगभग 1 आवर की होगी, है ना। 1 आवर आप देख नहीं पाओगे, है ना। अब बेसिकली 1 घंटा लगातार देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम सोचेंगे, हम चाहेंगे कि लगभग 30 मिनट की वीडियो बने, या फिर 35 या फिर अराउंड 45, है ना। हालांकि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी है, बहुत सारे कंटेंट आपको देना है, जिससे कि आपके अंदर थोड़ा बहुत एनर्जी रहे, कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है, तो उससे नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसकी आप चिंता ना करें। लेकिन जब चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको उतना फील भी होगा, है ना। तो मैंने ये बात रखी। अब आप देखो ना, अब बेसिकली लगभग 200 ईयर्स पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है कि कैसे कहानी था। तो हम बात कर रहे हैं लगभग आज से 100 साल पहले या फिर 200 साल पहले की कहानी की। तो बेसिकली पहले क्या होता था ना, पहले के ज़माने में, बहुत पहले की हम टाइम की बात करें तो हमारे पास 2 तरीके के कंपाउंड्स मिलते थे। कैसे कंपाउंड सर? 2 तरीके के कंपाउंड्स। एक तो ऐसे कंपाउंड्स थे जो कि अर्थ क्रस्ट पे मिलते थे, है ना। ये मैं पूरी कहानी सुना रहा हूँ, कुछ लिखने वाला नहीं हूँ अभी। एक ऐसे कंपाउंड्स जो कि अर्थ क्रस्ट पे मिल रहे हैं। अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या है ना, ज़मीन से, है ना, ज़मीन से खोद कर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, आपको पता है जो कोल माइंस हमारे पास होता है, कोयले की खदानें, या फिर जो मेरे पास गोल्ड है, गोल्ड प्लेटिनम, बहुत सारे मेरे पास मेटल्स हैं जिनका अपन लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये मेटल एंड नॉन मेटल में आप लोग पढ़ोगे थोड़ा बहुत वहाँ पे पार्ट। ठीक है, तो ज़मीन से खोद कर अपन लोग मेटल्स निकाल रहे होते हैं। तो बेसिकली पहले के टाइम की हम बात करें, वहाँ पे 2 कंपाउंड्स मुझे मिले। एक तो वो कंपाउंड्स जो कि अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं, है ना, जिन्हें हम बोल रहे हैं मिनरल्स। क्या बोल रहे हैं? मिनरल्स। ठीक है, तो इस पार्ट पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे अलग चैप्टर में। फिलहाल अभी के लिए हम यहाँ पे रोकते हैं कि उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, मिनरल्स। ठीक है, अच्छा, उसी ज़माने में एक ऐसे भी टाइप के कंपाउंड्स थे ना जो कि मेरे पास हम बोल सकते हैं एनिमल से मिल रहा था, एनिमल के वेस्टेज से मिल रहा था, प्लांट से मिल रहा था, है ना। जहाँ पर मेरे पास एनिमल का वेस्ट होता है, आप देखो, या फिर जैसे कि एनिमल्स के अंदर मिल रहा था, है ना, प्लांट के अंदर मिल रहा था। बेसिकली आपने देखा हो कि दलदली स्थानों पे, जहाँ पे दलदल वगैरह होता है, अजीब सी वहाँ पे, है ना, महक आ रही होती है, वहाँ पे गैस निकल रही होती है। बेसिकली वहाँ पर मीथेन की गैस होती है, मार्स, जिसे हम मार्स गैस भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, या फिर जो जीव जंतु मर जाते हैं, है ना, उनके मृत शरीर से जो कंपाउंड्स मिल रहे हैं, वहाँ से कंपाउंड मिल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली 2 कंपाउंड्स, एक ऐसे कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट से मिला, जिन्हें मैंने क्या बोला, मिनरल्स। एक ऐसे कंपाउंड्स जो कि मेरे पास किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा था। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि मेरे पास एनिमल्स हो सकते हैं एंड प्लांट्स हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में हम कहें तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि नेचर से मिल रहे थे। ठीक है ना। अब जैसे मान लो किसी एनिमल के अंदर से कोई कंपाउंड मिला, है ना, या फिर किसी प्लांट के अंदर से कोई कंपाउंड मिला, तो उस ज़माने में ना ऐसे कंपाउंड्स को अपन लोग किसी मिनरल से फॉर्म नहीं कर पा रहे थे। मिनरल्स का मतलब क्या है? जो कि अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं, है ना। या फिर ऐसे कंपाउंड्स, या फिर ये कंपाउंड्स जो कि नेचर से मिल रहे हैं, इन्हें हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, है ना। 2 कहानी, कौन सी कहानी? मिनरल्स वाली, एंड ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही है। ठीक है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही है ना, इन कंपाउंड्स को हम लोग किसी और मेथड से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। इनका केवल एकमात्र सोर्स क्या था? वही मेरे पास नेचुरल सोर्स था। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई है। कहना क्या चाहते हैं ना, कहना ये चाहते हैं ना, आप देखो एक सीन। ठीक है, तो दरअसल कुछ टेक्निकल कैमरे की इशू की वजह से वीडियो वहीं पे कट हो गई थी। ठीक है, आप देख रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि 2 तरीके के कंपाउंड्स मेरे पास, एक तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं, एंड दूसरे वो कंपाउंड्स जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं किसी नेचुरल सोर्स से। ठीक है, ये कहानी बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो हम ना बात करते हैं, आप देखो एक सील नाम के साइंटिस्ट थे ना, सील नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने 2 कहानियाँ देखी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड, यहाँ लिखते हैं अपन लोग सोर्स। क्या लिखते हैं? सोर्स। ठीक है, तो ज़रा आप देखो, ये मैं माइक बार बार ठीक करने लगता हूँ, प्रॉब्लम इस माइक के साथ। तो हमने क्या देखा ना, सील ने ये देखा कि सर जी अपने पास एक टार्टेरिक एसिड होता है, फार्मूलाज वगैरह आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। एंड एक हमने देखा
सिट्रिक एसिड, है ना। टार्टरिक एसिड का ना एकमात्र सोर्स मेरे पास क्या था, अंगूर, ग्रेप्स, एंड सिट्रिक एसिड का लेमन, है ना। तो ये बात आप समझ रहे हो कि उस ज़माने में भाई साहब इन कंपाउंड्स का एकमात्र सोर्स यही था, है ना। इन कंपाउंड्स को हम अलग मैन मेड नहीं थे, है ना, इन्हें हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। कहने का मतलब ये है, आप देखो एक साइंटिस्ट थे राउल, इन्होंने ये देखा यूरिया, मेरे पास एक कंपाउंड है यूरिया, है ना। यूरिया का केवल एकमात्र सोर्स ना उस ज़माने में ह्यूमन यूरिन था, ठीक है, ये चीज़। ऐसे ही और साइंटिस्ट जैसे कि सर टर्नर एक नाम थे। अब दरअसल इस बताने का एक रीज़न है, यहाँ पे एक अपन लोग थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, उसको समझने के लिए इतना पढ़ रहे हैं हम लोग। सर टर्नर ने ये देखा कि सर जी मेरे पास मॉर्फिन नाम का एक ड्रग होता है ना। मॉर्फिन एक ड्रग है, मेडिसिन बोल सकते हैं इसको हम। इसका सोर्स क्या था, ओपियम था। ओपियम एक प्लांट है ना। ये प्लांट आ गया, ये एनिमल में आ गए हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली ना अभी बहुत सारे कंपाउंड्स थे ऐसे एग्जांपल की हम लोगों ने एक आध चीज़ें समझी लेकर, ये जितने भी सोर्स है ना, ये सभी सोर्स क्या है, एक इन सोर्स को हम बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उस ज़माने में ना एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे हमारे पास, बर्जीलियस साहब। बर्जीलियस एक बहुत ही बड़ा नाम था उस समय, है ना। तो बर्जीलियस ने यहाँ पे एक थ्योरी बनाई है। उनका कहना ये था ना कि भाई साहब ये सारे कंपाउंड्स का सोर्स, एकमात्र सोर्स केवल ये नेचुरल सोर्स होने का रीज़न बस इतना ही है कि इन कंपाउंड्स के अंदर कोई मिस्टीरियस पावर है। दरअसल बर्जीलियस का थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में विश्वास था, दैवीय शक्ति में। जैसे शक्तिमान होता है हमारे पास, है ना, कुछ पावरफुल मेरे पास ताकत, ठीक। तो उन्होंने ये बोला कि भाई साहब इन सभी कंपाउंड्स के मिलने का रीज़न बस इतना है उस ज़माने में, क्योंकि इन सभी कंपाउंड्स का सोर्स केवल यही था, इन्हें हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, या फिर किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि अर्थक्रस्ट से निकला है वहाँ से हम लोग इन कंपाउंड्स को नहीं प्रिपेयर कर पा रहे थे। इसका रीज़न क्या था, बर्जीलियस ने बोला इसका बस रीज़न ये है ना कि इन कंपाउंड्स में एक दैवीय शक्ति होती है, इन कंपाउंड्स में एक मिस्टीरियस पावर होती है। इस मिस्टीरियस पावर की वजह से ना इन कंपाउंड्स को हम किसी और मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस मिस्टीरियस पावर को उन्होंने बोला वाइटल फोर्स। जो बर्जीलियस साहब थे, ठीक है, बर्जीलियस साहब, इन्होंने बोला कि भाई साहब इस मिस्टीरियस पावर को बोल रहे हैं इन्होंने वाइटल फोर्स, कि भाई साहब वाइटल फोर्स होने की वजह से इन कंपाउंड्स को हम किसी और मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो थ्योरी बनाई ना, इस थ्योरी को इन्होंने बोल दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो आपके पास एक ये वर्ड मिलेगा वाइटल फोर्स थ्योरी। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बस इतना ही है कि इन सभी कंपाउंड्स को हम लोग लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना, या फिर किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं जो कि अर्थक्रस्ट से मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है, इन सभी कंपाउंड्स में एक दैवीय शक्ति होती है, एक बात करें तो ईश्वरीय शक्ति होती है, जिसे उन्होंने बोला वाइटल फोर्स, ठीक है। अच्छा, बर्जीलियस ने ना ये सजेस्ट किया कि भाई साहब लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन कंपाउंड से मिलने के रीज़न की वजह से ना इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे इन्हें हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले बार ये वर्ड सामने आया दुनिया के सामने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा कुछ हो सकता है। उन्होंने इन कंपाउंड्स को क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। एंड पीछे का रीज़न क्या दिया कि इनका जो सोर्स है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से। लेकिन आगे चल के इनकी थ्योरी ख़राब हो गई, इनकी थ्योरी फेल हो गई, है ना। क्योंकि आगे चल के ना एक होलर नाम के साइंटिस्ट थे, है ना, कहते हैं कि होलर बर्जीलियस के शिष्य थे। होलर ने ना एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, है ना, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, है ना, लैब में प्रिपेयर किया, है ना। एंड बर्जीलियस के अकॉर्डिंग ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो फिर ना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भूचाल आ गई, एक बहुत बड़ी तबाही आ गई कि ये कैसे हो गया, अभी तक तो ऐसा नहीं होता था, तो ये कैसा हो गया, है ना। तो फिर इस वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। एंड फिर तो बहुत सारे कंपाउंड्स जो है ना लेबोरेटरी में प्रिपेयर होने लगे, बहुत सारे कंपाउंड्स है ना मैन मेड हो गए, है ना।
ऐसा फिर ये बात ऐसा नहीं होता है ना। फिर ये बात प्रूव हो गई कि भाई साहब ईश्वरीय शक्ति जैसी कोई चीज़, कोई दैवीय शक्ति, कोई मिस्टीरियस पावर जैसा, कोई वाइटल फोर्स जैसा कोई कहानी नहीं होता है। हम आराम से इन कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं एंड किसी अनदर कंपाउंड से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, सही है। तो शायद आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक आ रही होगी, उसको आप अवॉइड करें, है ना। दरअसल ये सेटअप जहाँ पे है ना, आपको पता है ना, हम लोग अलग अलग सेटअप पे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इस सेटअप के नीचे जिम है ना, तो जिम वाले लौंडे गाना बजा रहे हैं। तो सर हमने ये समझा अभी है ना, हमने एक बात समझी, क्या समझी हमने, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब कॉम्पिटिटिव वाला ना इस वाइटल फोर्स थ्योरी पर एक छोटा सा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था। तो मेन पावर क्या था मेरे पास, मिस्टीरियस पावर के चक्कर, है ना। अच्छा, होलर नाम के साइंटिस्ट थे एक, होलर, ठीक है। बेसिकली होलर मेरे पास क्या है, बर्जीलियस के शिष्य हैं। होलर ने ना एक अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसका नाम क्या है सर, अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को हीट करके ना, अब बेसिकली ना ये अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक ऐसा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बहुत एक अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। एंड पहली बार लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जिसे बोला गया, जो बना NH2CO NH2, इसे हम बोलते हैं यूरिया। क्या बना, यूरिया। या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं NH2CO। अब बेसिकली यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, ऐसे बेसिकली N से बॉन्डिंग है ना, NH2CO NH2, लेकिन जल्दी जल्दी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ये चीज़। तो पहली बार ना लेबोरेटरी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जिसे होलर ने बताया। एंड ये कॉम्पिटिटिव का सवाल हो सकता है कि पहली बार वो कौन सा कंपाउंड था जो लैब में प्रिपेयर हुआ, तो यूरिया। किन्होंने बनाया, होलर ने, है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव का सवाल हो सकता है। तो आज के लेक्चर से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक के पीछे का जो हिस्ट्री था हमने वो समझा, है ना। कुछ वाइटल फोर्स थ्योरी की कहानी समझी, और हमने ये समझा कि किस तरीके से ये ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ हुआ, है ना। एंड वैलेंसी का क्या चक्कर है, वैलेंसी किन किन की मुझे पता होनी चाहिए अपने इस ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए, है ना। तो ये बन गया मेरे पास एक यूरिया। अच्छा, इसके बाद तो भाई साहब तबाही आ गई, है ना। फिर वाइटल फोर्स थ्योरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है ना। हम आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। ये लैब में ही प्रिपेयर हुआ, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं ना, ऐसा पॉसिबल है। मिस्टीरियस पावर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। फिर तो कोल्बे नाम के एक साइंटिस्ट थे, कोल्बे नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एसिटिक एसिड बना दिया लैब में ही, एसिटिक एसिड, है ना। एक हेनल नाम के साइंटिस्ट थे, हेनल, जिन्होंने एथिल अल्कोहल बना दिया, एथाइल अल्कोहल बना दिया, है ना। तो बस फंडा में इतना समझना है ना कि जैसे यूरिया बनाना, इसके बाद तो कंपाउंड्स की लाइन लग गई और मेरे पास बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स लैब में प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इतनी बात, तो हमने अभी तक इतना समझ लिया है कि मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अभी एक बात मेरे पास और है कि अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें बोलूँगा। अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलने का जो मेरे पास रीज़न था, बोलने का जो मेरे पास मोटिव था, वो तो बर्जीलियस के अकॉर्डिंग था, ठीक है ना। बर्जीलियस ने बोला ना कि इन कंपाउंड्स के अंदर मिस्टीरियस पावर होती है, इनके मिलने का एकमात्र सोर्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इन्हें हमने क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जब वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई, जब वाइटल फोर्स थ्योरी रही नहीं गई, है ना, तो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें बोलूँगा, है ना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं किन्हें बोलूँगा, कहने का मतलब कि एक्चुअल जो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। एंड हमने ये देखा कि भाई साहब वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड कर दी होलर ने, ठीक। एंड मेरे पास पहली बार एक कंपाउंड बना जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, यूरिया, सही है। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड बहुत ही मैं थोड़ा सा स्लो वे में पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, है ना, जिससे कि आप लोग अलग अलग माइंड के बच्चे हो सकते हो, है ना। हो सकता है किसी को लेट में समझ में आता हो, किसी को बहुत जल्दी समझ में आता हो, है ना। तो हम लोग तो हर लोगों के लिए बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं ना, चीज़ों को समझते जा रहे हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, ठीक है, इस वजह से हम लोग यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि एक्चुअल में मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। एंड जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जान चुका हूँ तो मैं किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करूँगा, है ना। क्या क्या सिम्बॉल्स हैं, किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, हमें समझने के लिए, हमें पढ़ने के लिए, हमारे बुक्स में कैसा कैसा यूज़ होता है एंड मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, सही है।
तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। सो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।